स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मॉडर्न अलजेब्रा का सीरीज चल रहा है और जिसमें मैंने आप लोगों को अभी तक फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम बता रखा है और ये बेसिक्स टर्म्स जो कि पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, इस पेपर के अंतर्गत, वो मैंने ऑलरेडी बता चुका है। वो सब भी आप लोग देख सकते हैं। और विशेष बात कि पढ़ाने से पहले आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी डील कर चुका हूं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सारा मैं डील कर चुका हूं और वही सब क्वेश्चंस मैं बताता हूं और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मैं नहीं बताता हूं। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं। हालांकि मॉडर्न अलजेब्रा का जो पार्ट है ना, इससे आपके क्वेश्चंस रहते हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं रहते, समझ रहे हैं ना। आपके नेट में रहते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, नेट जेआरएफ में रहते हैं बट उतना नहीं रहते हैं। ठीक है, आपको मेन विशेषता जो है कि रियल एनालिसिस पे फोकस करना है अगर नेट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसमें से भी वही सिलेक्टिव क्वेश्चंस को करना है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वो सब तो छोड़िए, बात की बात है। अभी हम लोग जो पेपर नंबर 1 मॉडर्न अलजेब्रा, और आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है मैं बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी के लिए विशेष कर पढ़ाता हूं। हालांकि बच्चे अगर अदर यूनिवर्सिटीज के भी है तो वे भी पढ़ सकते हैं। मैं बार बार बता रखा हूं इस चीज के बारे में, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा डिफर हो सकता है बट हाँ चीजें सेम रहती है। बीबीयू, बीबीएमकेयू, एसकेएमयू, ये सब का सिलेबस लगभग एमएससी का सेम है और विशेषतर हर एक यूनिवर्सिटी का लगभग सेम ही होता है। ठीक है ना, आप चेक कर सकते हैं। बस अगर मान लीजिए मॉडर्न अलजेब्रा है, अगर आपके इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं हमारे यहाँ से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी बात आपको हर एक चीज समझ में आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 110%। ठीक है, और पढ़ाने से पहले एक विशेष जो चीज है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अपने टीचर से, अपने प्रोफेसर से जरूर मांग रखें कि आपको बिना देख करके पढ़ाएं, क्योंकि जब तक वे बिना देख करके नहीं पढ़ाएंगे तो उनका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, उनके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं आएगा और आपको भी जो है कि आप कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं आ पाएगा, आप भी चीजों को नहीं अच्छे से समझ पाएंगे, बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक बंदा खुद समझेगा नहीं तो आपको नहीं समझा पाएगा। सिंपल सी बात है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसीलिए आपकी पहली डिमांड होनी चाहिए कि बिना देख करके पढ़ाइए। कहीं भी आप पढ़ रहे हो बिना देख करके पढ़ाइए, क्योंकि मैं भी बिना देख करके ही पढ़ाता हूं। ठीक है, क्योंकि मैं मानता हूं कि भाई जब मैं बिना देख करके पढ़ाता हूं तो मैं चीजों को बहुत अच्छे से समझा पाता हूं। ठीक है ना, इस वजह से मैं बिना देख करके पढ़ाता हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी ला पाता हूं सामने वाले का। तो इस वजह से आप भी ये मांग रखेंगे अपने प्रोफेसर, अपने टीचर, जहां कहीं भी आप पढ़ रहे हैं। तो चलिए, हम लोग फर्स्ट आइसो, सेकंड आइसो, थर्ड आइसो कर चुके थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में। आज हम लोग करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, कंपोजिशन सीरीज से रिलेटेड, उसको मैं लिख देता हूं पहले, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है। थ्योरम है देयर एग्जिस्ट, ये थ्योरम है, TH शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं। देयर एग्जिस्ट at least one composition series for every finite group, जी कह लीजिए। तो भाई ये थ्योरम क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन कंपोजिशन सीरीज फॉर एवरी फाइनाइट ग्रुप जी, मतलब कम से कम एक जो है कि कंपोजिशन सीरीज जरूर अस्तित्व में आएगा। देयर एग्जिस्ट, अगर कोई भी फाइनाइट ग्रुप है तो, अगर कोई भी फाइनाइट ग्रुप जी है तो उसका कम से कम एक जो है कि कंपोजिशन सीरीज जरूर होगा। अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब कंपोजिशन सीरीज क्या है उसको मैं थ्योरम जब स्टार्ट करूंगा उसी में आपको बताते चला जाऊंगा। ठीक है, आइए अब हम लोग प्रूफ कर रहा हूं। प्रूफ आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बोला है कि अगर कोई फाइनाइट ग्रुप जी है ना, तो उसका जो है कि कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, इसको फाइनाइट ग्रुप मान लीजिए। और इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, है ना, वी shall prove this theorem by using प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन किसमें लगाना पड़ेगा, इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ जी, यानी कि दिस
इस पर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे और इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, बात समझ गए। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले हमने जी को कोई फाइनाइट ग्रुप माना है और यहाँ पर हम लोग को प्रूव करना है कि अगर जी कोई फाइनाइट ग्रुप है तो उसका कम से कम एक जो है कंपोजिशन सीरीज जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग प्रूव करने के लिए बाय यूजिंग करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि क्या होता है। कि कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, n = 1 के लिए ट्रू दिखा देते हैं, है ना, कि भाई n = 1 के लिए ट्रू है, n = 2 के लिए ट्रू है, n = 3 के लिए ट्रू है। अगर ये तीनों के लिए ट्रू होता था तो हम लोग फिर मान लेते थे। देखिए पहला स्टेप में क्या करते हैं कि कोई भी थ्योरम को प्रूव करना है ट्रू, तो n = 1 के लिए ट्रू मान लेते हैं, 2 के लिए ट्रू और 3 के लिए ट्रू मानते नहीं, दिखा देते हैं कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट ये 1, 2 और 3 के लिए ट्रू है। और उसके बाद हम लोग करते हैं क्या कि सेकंड स्टेप में n = m के लिए ट्रू मान लेते हैं और तीसरा स्टेप में n = m+1 के लिए ट्रू दिखला देते हैं और कहते हैं कि ये थ्योरम, अगर पहली बार इसको हम लोग दिखा देते हैं, प्रूफ कर देते हैं कि भाई n = 1 और 2 और 3 के लिए ट्रू है। और दूसरे कंडीशन में, दूसरे केस में दूसरे स्टेप में n = m के लिए ट्रू मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं ये चीज। और इसी की मदद से फिर हम लोग दिखाते हैं n = m+1 के लिए ये ट्रू है। इसी की मदद से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है ना। हम लोग लॉरेंट सीरीज वगैरह जो भी हमने डाल रखा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, उसमें भी यही प्रोसेस अपनाते हैं प्रूफ करने के लिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीजें हमने, ये सब स्टेप हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, है ना। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। आप बात समझ गए, ठीक है। और कुछ कुछ उसी प्रकार से होगा, पूरा तो लगभग नहीं सेम होगा, बट हाँ उसी प्रकार से होगा चीजों को करने के लिए। हालांकि आपको मालूम चल गया मोटा मोटी कि हम लोग करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं जी बी ए फाइनाइट ग्रुप और वी शैल प्रूव दिस थ्योरम बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ जी, यानी कि दिस ऑर्डर ऑफ जी को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी जो मर्जी वो कर सकते हैं। तो इस पे हम लोग जो है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे ऑर्डर ऑफ जी में। ठीक है, बात समझ गया कि नहीं समझ गया। तो यहां पर देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट, सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट ऑर्डर ऑफ जी, यानी कि जी = 1, हमने 1 मान लिया। बात समझ गए ना, हमने इसका ऑर्डर मान लिया 1। देखिए ऐसा है, एज्यूम कर ले कि ऑर्डर ऑफ जी बराबर क्या है, 1। अगर ये जी बराबर 1 है तो एक कंपोजिशन सीरीज जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो देयरफॉर, अच्छा और एक बात, अगर आप कंपोजिशन सीरीज नहीं पढ़े हैं तो उसका वीडियो लेक्चर, उसका प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बना के रखा हूं प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता दूंगा कि क्या होता है, ठीक है, कंपोजिशन सीरीज। लेकिन नहीं देखे हैं तो आप लोग कंपोजिशन सीरीज पहले देख आइए कि कंपोजिशन सीरीज क्या होता है, वो देख आइए, तब आपको ये चीज समझ में आएगा, ठीक है ना। मैं आपको यही कहूंगा। और नहीं भी देख आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर चीजों को समझना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा डिटेल में, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ जी, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी = 1 होगा, तो उस केस में देन देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में आएगा, देन देयर एग्जिस्ट ए कंपोजिशन सीरीज, किसका भाई, ए कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी का, एक कंपोजिशन सीरीज जी का एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ रहा ना। और कैसा रहेगा वो कंपोजिशन सीरीज, विदाउट एनी फैक्टर्स, है ना, विदाउट एनी फैक्टर्स। मतलब इस कंपोजिशन सीरीज में आपको मालूम है, कंपोजिशन सीरीज में जो gi/gi-1 होता है, ठीक है, उसका क्या कंडीशन होता है, gi/gi-1 का क्या कंडीशन होता है ना। कंपोजिशन सीरीज में सिंपल ग्रुप होता है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहां पर जो फैक्टर्स बनेंगे वो नहीं बनेंगे, मतलब कि फैक्टर्स होंगे ही नहीं। बात समझ रहे हैं ना। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट ए कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी का एग्जिस्ट करेगा विदाउट एनी फैक्टर्स, है ना। सच दैट इस प्रकार से कि अगर विदाउट एनी फैक्टर्स की बात करें, ऑर्डर ऑफ जी = 1 है, तो इसका मतलब ई और जी आपस में बराबर होगा और ये कंपोजिशन सीरीज होगा जी का, ईजे कंपोजिशन सीरीज ऑफ किसका सीरीज होगा, कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी, ये कंपोजिशन सीरीज होगा जी का। बात समझ में आ गया ना। चलिए इसके बाद अगर हम लोग को ये तो हुआ कि भाई हम लोग यहां तक बढ़ गए, लेकिन इसके आगे भी तो हम लोग को प्रूफ करना है ना इस थ्योरम को। तो यहां पर लिखेंगे, उसके लिए हम लोग ऑर्डर ऑफ जी बराबर हम लोग n मान लेंगे, फिर n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे क्या, फर्दर इफ प्रूविंग द above थ्योरम, अगर ऊपर वाले थ्योरम को हम लोग को फर्दर प्रूव करना आगे की ओर, देन, है ना, हम लोग फर्दर इफ प्रूविंग द above थ्योरम लेट अस कंसीडर, ऐसा कह सकते हैं हम लोग,
लेट अस कंसीडर क्या कंसीडर कर देंगे, ऑर्डर ऑफ जी यानी कि ऐसे इक्वल टू n, इसको लेट कर लेते हैं, समझिए ना, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक। अच्छा, अगर ऑर्डर ऑफ जी हमने n माना है तो यहां पर एक लेट कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लेट n इक्वल्स टू 2 मान लेते हैं। तो अगर n इक्वल्स टू 2 मान लेते हैं तो क्या होगा बताइए, तब भी दूसरा कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट एन अनदर composition series of G such that किस प्रकार से होगा सर, तो E इक्वल्स टू जी नॉट, ठीक है, इस प्रकार से होगा। और आपको मालूम है कि कंपोजिशन सीरीज में आइडेंटिटी हमेशा आगे होता है और सॉल्वेबल सीरीज में आइडेंटिटी पीछे होता है। इज ए सबसेट ऑफ G1 इक्वल टू G, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। बात समझ में आ रहा है कि यार, ठीक है, ये सेकंड कंपोजिशन सीरीज हो गया। तो यहां पर लिखेंगे, है ना, बी द कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी। आपने देखा जब हमने ऑर्डर ऑफ जी बराबर 1 माना तो उसमें विदाउट एनी फैक्टर्स का कंपोजिशन सीरीज बना, लेकिन यहां पर फैक्टर वाला बनेगा कंपोजिशन सीरीज। कैसे बनेगा, तो आपको मालूम है gi बाई gi माइनस 1 यानी कि gi g1 बाई g0, ये एक फैक्टर बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये एक फैक्टर तो यहाँ पर मिल रहा है, तो इसीलिए इसमें हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि विदाउट एनी फैक्टर कंपोजिशन सीरीज मिला हमको, यहाँ पर विथ फैक्टर्स कंपोजिशन सीरीज मिला है, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो देन देयर एग्जिस्ट अनदर कंपोजिशन सीरीज जी का सच दैट, इस प्रकार से E इक्वल टू G0 इज अ सबसेट ऑफ G1 इक्वल टू G। हाँ, तो थोड़ा सा लाइट चला गया था ना, हाँ ठीक। तो अभी आपने देखा क्या कि बी द कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी, जी का एक कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट कर गया विदाउट एनी फैक्टर्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलिए अब यहां से हम लोग आगे की ओर क्या बढ़ सकते हैं, आगे की ओर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहां इसके बाद, ठीक है, यहां से हम लोग लिख सकते हैं एज इक्वेशन 1 वी हैव क्या क्या है हम लोग के पास, E इक्वल टू जी है ना सर, E इक्वल टू जी है। तो अगर E इक्वल टू जी है तो E क्या हो गया, E तब नॉर्मल सब ग्रुप हो गया G का, है ना। अच्छा, फिर S2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 से, इसको इक्वेशन 2 माना है। S2 वी हैव, यहां पर हम लोग को साफ दिख रहा है। अच्छा, इक्वेशन 1 भी आप एक बार देख लीजिए, देखिए इक्वेशन 1 को आप लोग देख लीजिए, इक्वेशन 1, हाँ देखिए E इक्वल टू जी है तो ऑब्वियसली बात है E जो है कि G का नॉर्मल सब ग्रुप है ना। और अगर हम लोग S2 देखने की ओर बढ़े तो यहां पर हम लोग पता चल रहा है कि भाई कि E जो है ना वो G के बराबर नहीं है। देख सकते हैं E और G कहां है, G तो G1 के बराबर है ना, और E तो G0 के बराबर है, यानी कि G0 G का प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट है तो फिर बराबर तो है नहीं। अच्छा, ये अगर बराबर नहीं है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, E इज नॉट इक्वल टू G। यहां से हम लोग एक निष्कर्ष निकल गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या, यहां से देख करके हम लोग एक निष्कर्ष निकल गया, एक रिजल्ट निकल गया इक्वेशन 2 से। अब S3 हम लोग क्या कह सकते हैं, S3 ये अपने मन से है ना, S3 वी ऑल्सो हैव क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ E। ये क्या निकल के आएगा बताइए, ये निकल के आएगा ऑर्डर ऑफ G, फैक्टर ग्रुप में ऑर्डर बढ़ सकता है तो भाई बांट दीजिए, ऑर्डर ऑफ E, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ E। ऑर्डर ऑफ G क्या है, ऑर्डर ऑफ G हमने क्या माना है, सेकंड में 2 माना है ना। ऑर्डर ऑफ G देखिए आप, सेकंड में क्या माना है, ऑर्डर ऑफ G हाँ n बराबर 2 माना है, तो यानी कि ऑर्डर ऑफ G कितना माना है सर, ऑर्डर ऑफ G 2 माने हैं, 2, और ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है 1 होता है, यानी कि कुल मिला के 2 आ गया। तो एक बात यहां से हम लोग को निकल आ रहा है, क्या निकल आ रहा है कि सिंस, है ना, सिंस ऑर्डर ऑफ G अपॉन E, ये जो फैक्टर ग्रुप है G अपॉन E का, है ना, ये जो फैक्टर ग्रुप है ना, द ऑर्डर ऑफ G अपॉन E इज प्राइम नंबर। क्यों भाई, क्योंकि 2 प्राइम है ना, प्राइम नंबर,
है ना, विच इज प्राइम नंबर, विच इज, और ये है क्या, विच इज टू, विच इज टू, टू एक प्राइम नंबर होता है, विच इज टू। इसी वजह से हम लोग एक चीज हम लोग जानते हैं कि कोई भी ग्रुप का अगर ऑर्डर प्राइम है तो वो ग्रुप सिंपल है। सो G by E इज क्या, सिंपल ग्रुप। ये एक सिंपल ग्रुप हो गया, इज सिंपल ग्रुप, है ना। यहां से हम लोग पता चल गया कि ये एक सिंपल ग्रुप है। बात समझ में आ गया ना, यहां तक तो हम लोग पता चल गया भाई ऑर्डर ऑफ G अपॉन E का ऑर्डर जो है कि वो प्राइम है, विच इज प्राइम, जो कि प्राइम है ना। इसी वजह से G by E जो कि सिंपल ग्रुप हो गया। अगर ये सिंपल ग्रुप हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सिंपल ग्रुप, देखिए कंपोजिशन सीरीज दिखाने के लिए क्या करते हैं, कंपोजिशन सीरीज दिखाने के लिए क्या करते हैं, G by E को आपको सिंपल ग्रुप होना होता है, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। और पहला कंडीशन क्या होता है कि कोई भी Gi माइनस G, मतलब कोई भी दो सब ग्रुप्स आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी दो सब ग्रुप्स आपस में बराबर भी नहीं है। इक्वेशन 2 देखिए, इक्वेशन 2 देखिए, यहाँ पर देखिए G0 G1 के बराबर है क्या, नहीं है। तो ये तो प्रॉपर है, प्रॉपर सबसेट है, तो यह प्रॉपर सब ग्रुप है, G0 G1 का प्रॉपर सब ग्रुप है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बराबर भी नहीं है, मतलब सेकंड फर्स्ट कंडीशन था वो भी सेटिस्फाइड कर गया। और सेकंड कंडीशन क्या होता है कि जो पहले वाला होता है सब ग्रुप वो दूसरे वाले का क्या हो जाए, Gi माइनस 1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gi फॉर ऑल I इक्वल्स टू, आपने पढ़ा होगा कंपोजिशन सीरीज, मैंने बताया था कंपोजिशन सीरीज, Gi माइनस 1 इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gi फॉर ऑल I इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर 1 का वैल्यू, I का वैल्यू 1 रखिएगा, तो G0 इज ए प्रॉपर नॉर्मल सबसेट ऑफ, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1, आप देख सकते हैं। और G0 E है ना, तो हाँ भाई ये तो हो गया, E इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1, है भी ना, क्योंकि वो सब ग्रुप है ना। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो ये सब चीज मैंने बता रखा है कहां पर सर आपको, तो कंपोजिशन सीरीज जब पढ़ा रहे थे तो उस केस में कि कंपोजिशन सीरीज क्या होता है। आई होप आप लोग अब समझ रहे होंगे बात को मेरा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो एक ही कारण है कंपोजिशन सीरीज के वजह से। और कंपोजिशन सीरीज नहीं पढ़े हैं, मेरी गलती नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कंपोजिशन सीरीज यहाँ पर, ठीक है ना। हालांकि कंपोजिशन सीरीज का अगर मैं यहाँ पर लेक्चर देने लगूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सिंस ऑर्डर ऑफ G अपॉन E इज प्राइम नंबर विच इज 2, सो G by E एक क्वेश्चन ग्रुप है, एक फैक्टर ग्रुप है, इज ए सिंपल ग्रुप। अगर ये सिंपल ग्रुप है तो यानी कि सो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू जो मेरा था G0 इज ए सबसेट ऑफ G1 इक्वल्स टू मेरा क्या था, G था ना। ये इक्वेशन 2 से देखिए जरा, ये तब कंपोजिशन सीरीज बन जाएगा ना। हाँ, E इक्वल टू G0 इज ए सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ G1 इक्वल टू G। तो ये तो कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर गया कंपोजिशन सीरीज का, कंपोजिशन सीरीज के एक कंडीशन को सेटिस्फाइड कर गया ना। इसी वजह से देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर कह सकते हैं सो E इक्वल टू G0 इज ए सबसेट ऑफ G1 इक्वल टू G इज ए। अब हम लोग श्योर हो गए, वहां पर तो बी करके लिखे थे, बी द कंपोजिशन सीरीज ऑफ G लिखे थे, बट यहाँ पर श्योर हो गया इज द, इसीलिए लिखेंगे इज द कंपोजिशन सीरीज ऑफ G। ये हम लोग कंफर्म होंगे कि ये कंपोजिशन सीरीज ऑफ G हो गया, ठीक है ना। इसे लिख दिया इज द कंपोजिशन सीरीज ऑफ G। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। नाउ वी सपोज दैट, नेक्स्ट पेज में, नाउ वी सपोज दैट, अभी तो G सिंपल होगी, G by E सिंपल हो गया, तो नाउ वी सपोज दैट the result is true for all groups of order less than n। बात समझ रहे ना, कि हमने सपोज किया कि जो रिजल्ट है वो ट्रू है। अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑर्डर ऑफ G हम लोग 1 लिए थे उसके लिए भी हम लोग को एक कंपोजिशन सीरीज मिला, कंफर्म होंगे। इसके बाद ऑर्डर ऑफ G बराबर हमने 2 लिया, ठीक है ना, तो उसके लिए भी एक कंपोजिशन सीरीज मिल गया। इसके बाद फिर हमने G by E लिया, है ना, तो वो भी आपने देखा कि उसके लिए भी एक कंपोजिशन सीरीज मिल गया। मतलब G by E भी जो है कि एक आपका सिंपल ग्रुप बन गया, क्योंकि उसका ऑर्डर 2 था। इसी वजह से मेरा इक्वेशन 2 भी क्या बन गया, कंपोजिशन सीरीज बन गया। होता क्या है, बात को मैं आपको समझा देता हूं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, n इक्वल्स टू 2 के लिए ट्रू दिखाते हैं, n इक्वल्स टू 3 के लिए ट्रू दिखाते हैं। लेकिन अब कितना करोगे,
n इक्वल टू 3 लेने जाओगे तो बहुत लंबा होगा, उसमें फैक्टर जो बनेगा ना कम से कम 2-3 बन जाएगा, तो फिर उसमें और भी चेक करना पड़ जाएगा, फिर समय लग जाएगा, थ्योरम लेंदी हो जाएगा। इसीलिए हम n इक्वल टू 1 के लिए और n इक्वल टू 2 के लिए चेक करके छोड़ दिए। अब आगे आपको विश्वास नहीं है तो आप आगे चेक कर सकते हो, ठीक है ना, आपको मार्क्स मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। n इक्वल टू 3 के लिए आपको चेक करने का जरूरत नहीं है। तो मैंने n इक्वल टू 1 के लिए चेक किया, n इक्वल टू 2 के लिए चेक किया, दोनों ही कंडीशन में हमें कंपोजिशन सीरीज मिल गया। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, एज्यूम करेंगे, जैसे n इक्वल टू m के लिए एज्यूम करते हैं ना, वैसे एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का ये काम है कि n इक्वल टू m के लिए ट्रू एज्यूम करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे। नाउ वी सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ग्रुप्स, है ना, ये ऑल ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स है उन सभी ग्रुप्स के लिए ये रिजल्ट ट्रू है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं। जैसे हमने देखा कि n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए ये सब ट्रू हो रहा है, कंपोजिशन सीरीज मिल रहा है। तो अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स है सभी ग्रुप्स के लिए जो है कि ट्रू है ये रिजल्ट, कि सबके लिए जो है कंपोजिशन सीरीज मिलेगा ऑफ ऑर्डर लेस देन n, जिसका ऑर्डर लेस देन n हो। क्यों भाई, क्योंकि देखिए हमने ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या माना है, फाइनाइट माना है, क्योंकि फाइनाइट ग्रुप है, जी एक फाइनाइट ग्रुप है तभी तो उसको कंपोजिशन सीरीज होगा, तो फाइनाइट नंबर एक n तक ही जाएगा, इसीलिए हमने ऑर्डर ऑफ ग्रुप का n माना है ना, ऑर्डर। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि n से छोटा जितना भी ग्रुप्स है जिनका ऑर्डर्स n से लेस देन है, उन सभी ग्रुप्स के लिए ये जो है कि रिजल्ट ट्रू है, हमने ऐसा मान लिया। बात समझ रहे ना। नाउ वी सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेस देन n, देन हमें क्या मिलेगा बताइए, तो E इज ए सबसेट ऑफ G मिलेगा, तो ये भी एक कंपोजिशन सीरीज हो गया, है ना। ये तो अब लेस देन n बोला है तो ये तो एक कंपोजिशन सीरीज मिलेगा ना, तो इज ए कंपोजिशन सीरीज ऑफ G, ये हम लोग को दिख रहा है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग फिर से सपोज करेंगे क्या, देखिए नाउ वी अगेन सपोज दैट the group G is not simple सपोज करेंगे, नॉट सिंपल, ये सिंपल नहीं है, नॉट सिंपल। अगर सिंपल नहीं है तो देन देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में आएगा, देन देयर एग्जिस्ट अ मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप। अब ये क्या होता है इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं। मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, है ना, से n, उसको n बोल दिया, कि मान लिया कि फिर से माना कि सपोज दैट द ग्रुप G इज नॉट सिंपल, ग्रुप G को हमने सिंपल नहीं माना। जब सिंपल नहीं माना है सर, तो देन देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में आएगा एक मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप, है ना। मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप आपको मालूम है क्या होता है, मैक्सिमल, है ना, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, आगे भी जितने भी लेक्चर्स में पढ़ाया हूं उसमें मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप बता चुका हूं, पहले आप उन वीडियोस को दिखाइए, ठीक है। तो देन देयर एग्जिस्ट ए मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ग्रुप G से n, मतलब उस मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप का नाम दे दिया मैंने, n दे दिया, है ना। सच दैट, इस प्रकार से की ऑर्डर ऑफ n इज लेस देन, इसको नेक्स्ट पेज में बनाते हैं, चलिए ये थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। सच दैट सर ऑर्डर ऑफ n इज लेस देन ऑर्डर ऑफ G, ऐसा है, और ये होल्ड कर रहा है, मान लीजिए, है ना, इट इज होल्ड्स फॉर n के लिए अगर होल्ड करेगा ये चीज, तब क्या होगा, n के लिए कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट ए कंपोजिशन सीरीज ऑफ n, है ना, दैट इज n हैज ए, मतलब कह सकते हैं कि n के पास n हैज ए कंपोजिशन सीरीज, क्योंकि ऑर्डर ऑफ G से छोटा है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, तब तो एक कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगा n के लिए, तो दैट इज n हैज ए कंपोजिशन सीरीज सच दैट, इस प्रकार से की
कॉम्पोजिशन सीरीज कैसे लिखते हैं? पहले आइडेंटिटी होता है इक्वल्स टू एन नॉट इज ए सबसेट ऑफ एन वन इज ए सबसेट ऑफ एन टू इज ए सबसेट ऑफ एन थ्री इज ए सबसेट ऑफ डॉट 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 इज ए सबसेट ऑफ एन टी, है ना, और इक्वल्स टू एन। तो लास्ट में एन है, यानी कि एन का कॉम्पोजिशन सीरीज हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर नाम दे दीजिए, 3 तक हुआ था, इसको 4 दे दीजिए। तो इज ए कॉम्पोजिशन सीरीज ऑफ, ये किसका कॉम्पोजिशन सीरीज निकल गया? इज ए कॉम्पोजिशन सीरीज ऑफ एन। लेकिन हमको किसका कॉम्पोजिशन सीरीज दिखाना है? हमें तो दिखाना है जी का कॉम्पोजिशन सीरीज दिखाना है कि भाई कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप जी है तो उसका कॉम्पोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करता है, यही ना हमको दिखाना है सर, यही ना दिखाना है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, समझिएगा लॉजिक को। ई है इक्वल टू एन नॉट इक्वल टू एन वन, देखिए प्रूफ हो गया, बस हो गया। एन टू इज ए सबसेट ऑफ एन थ्री इज ए सबसेट ऑफ डॉट 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 इज ए सबसेट ऑफ एन टी इक्वल्स टू एन। अच्छा एक बात बताइए, एन जो है कि क्या है? एन का ऑर्डर जी का ऑर्डर से छोटा है, बात समझ रहे ना। और एन जो है कि जी का मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है, बात समझ रहे ना। एन जो है कि जी का मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है। अगर मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है तो यानी कि सब ग्रुप तो होगा ही होगा, अगर सब ग्रुप है तो भाई सबसेट तो होगा ही होगा। इसी वजह से एन इज ए सबसेट ऑफ जी हो गया। अब यहां पर समझ में आ गया ना, एन इज ए सबसेट ऑफ जी, मतलब एन की जगह को जी घेर लिया। अब क्या, तो ये क्या लास्ट में जी है, इसका मतलब ये जी का कॉम्पोजिशन सीरीज हो गया, समझ रहे ना, हो गया तो प्रूफ। तो हम लोग लिखेंगे हेंस, यहां पे लिखेंगे इट इज ए कॉम्पोजिशन सीरीज ऑफ जी, है ना। और यही हम लोग प्रूफ करना था, ठीक है ना। नीचे में लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे? हेंस हमने माना था कि जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, तो हेंस एवरी फाइनाइट ग्रुप जी हैज एट लीस्ट वन, हमने दिखाया ना, है ना, एटलीस्ट वन कॉम्पोजिशन सीरीज, है ना। प्रूव्ड हुआ, लिखेंगे लास्ट में प्रूव्ड, ठीक है। और एक बात बार बार मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो, ट्यूशन पढ़ रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, किसी प्रोफेसर से पढ़ रहे हो, तो आपकी पहली मांग होनी चाहिए कि सर बिना देख के पढ़ाइए, प्रोफेसर साहब बिना देख करके पढ़ाइए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बिना देख के पढ़ाया ना, क्यों मैं पढ़ा पाया बिना देख के? क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है, मुझे सब चीज आ रहा है, ठीक है। मैं बच्चों को पढ़ाने से पहले खुद जो है कि रिवाइज करता हूं, समझ रहे ना। युद्ध में जाने से पहले अपने हथियारों को चौकस करता हूं, धार करता हूं, ठीक है। उसी प्रकार से प्रत्येक टीचर को, प्रत्येक प्रोफेसर को अपने स्टूडेंट, अपने विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिवाइज जरूरी है, ठीक है। और जब नौकरी हो जाता है, टीचर का जॉब लग जाता है, प्रोफेसर साहब का जॉब लग जाता है, तो वे आलसी हो जाते हैं। हाँ ये बात है, वे आलसी हो जाते हैं, आपको पढ़ाना नहीं चाहते हैं। वो पढ़ाए चाहे नहीं पढ़ाए, उनको सैलरी मिलेगा, है ना। तो आप ही करता धरता हो, समझ रहे ना। वो कैसे पढ़ाएंगे, कैसे नहीं पढ़ाएंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर जब तक आप उसका प्रतिरोध नहीं करेंगे, है ना, जब तक आप उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाएंगे, तो आपको पढ़ाया भी नहीं जाएगा। कई कई यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाया नहीं जाता है, और कई कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है तो देख देख के पढ़ाया जाता है। ये कौन सा मैनर हुआ? बच्चे से आप जो है कि बिना देख करके एग्जाम लेंगे, बच्चे को एकदम गार्ड करेंगे कि हाँ चोरी ना करे, तो और आप जो है कि देख देख के पढ़ाएंगे। ये कैसा नियम हुआ हमारे देश का? आखिर बच्चा चोरी करके लिखता ही क्यों है एग्जाम में? मैं पूछना चाहता हूं, जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आखिर बच्चा एग्जाम में चोरी करते ही क्यों है? क्यों उनको नौबत आता है चोरी करने का? क्योंकि क्लासेस में, कॉलेजेस में अच्छे से समझाया नहीं जाता है। जब बच्चे समझेंगे नहीं तो वो चोरी ही ना करेंगे। बात समझ रहे हैं ना। भ्रष्टाचार जस्ट वहीं से शुरू होती है, ठीक है। बच्चे को आप जब तक अच्छे से अगर बच्चे को आप समझा देंगे तो बच्चे ऐसे ही लिख लेंगे, चाहे 10 पेज लिखना हो या 20 पेज लिखना हो, समझ जाएंगे तो वो लिख लेंगे। रटेंगे तो छटेंगे, बात को समझिए, रटेंगे तो छटेंगे। रटना नहीं है, रटना भूल जाइए, और वो भी मैथमेटिक्स में। बाप रे, मैथमेटिक्स में तो रटने वाली कोई सिद्धांत ही काम नहीं करती है। मैथमेटिक्स समझने और समझाने का पढ़ाई है ना।
तो इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग इस मुहिम को छेड़े। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी किसी भी कॉलेज में कोई भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, आपका मेन यही मांग होना चाहिए, एक ही मांग, क्या कि प्रोफेसर बिना देख के पढ़ाए। क्लियर? और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप भी पढ़े, साथ में आप भी पढ़े, है ना, तभी हमारा भारत देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकेगा। ठीक है, चलिए ये तो हुआ आपका कंपोजिशन सीरीज का एक थ्योरम। अब आइए हम लोग सॉल्वेबल ग्रुप का थ्योरम करते हैं सर, सॉल्वेबल ग्रुप का। ठीक है, ठीक है, इधर का पूरा कंप्लीट हुआ। आइए हम लोग सॉल्वेबल ग्रुप का करते हैं। थोड़ा सा टाइमिंग देख लेते हैं कि कितना मिनट का वीडियो बन गया है। चलिए चलेगा, इसी में हम लोग, नहीं तो इसको काट देते हैं ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसको स्टॉप करके, अच्छा आप लोग को जाने से पहले थोड़ा सा ये कर अभिवादन कर देते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अंत तक वीडियो में जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ले आ रहे हैं सॉल्वेबल ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम्स, है ना। चलिए धन्यवाद।